तो पिछले क्लास में हम काइनेमेटिक्स चैप्टर थर्ड पढ़ रहे हैं और एक क्लास हो चुका है, ये दूसरी क्लास है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस फ्रेम बताया था और बताया था कि जितने भी जो मोशन है या रेस्ट है ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। मोशन या रेस्ट जो है डिपेंड करेगा कि किस व्यूअर ने, किस ऑब्जर्वर ने इसे देखा है और किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा है, उसके अनुसार से कोई चीज़ एक रेस्ट या मोशन आप बता सकते हो। और कुछ लोगों ने कमेंट भी बहुत बढ़िया किया था, जो लास्ट एग्जांपल मैंने बताया था, कुछ एनिमेशंस भी थे। ठीक है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा और हमारा आज का जो टॉपिक है उसी को लिटिल बिट साइंटिफिक और हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे डील करेंगे उसके लिए है। और आपको जो पढ़ना है वो मेन एनसीईआरटी, आज का जो टारगेट है वो हमारा मेन एनसीईआरटी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का आपका ये दूसरा पोर्शन है, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जैसा हम करते हैं हमेशा, जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन, और डीप डाइव भी इसमें हम करते हैं। हमेशा हर टॉपिक में हम एक डीप डाइव करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत डेप्थ कर देगा। ठीक है, और एनसीईआरटी को, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। ठीक है, मैथमेटिक्स में लिटिल बिट रिक्वायरमेंट है, बट फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है इसका कंटेंट का कोई जोड़ नहीं है। ठीक है, ठीक है, कई बार मैं बता चुका हूँ। बट मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि मैं आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिक्स को सिर्फ आपको स्कूल लेवल तक पढ़ा सकूँ, अंडरस्टैंडिंग इतनी डेप्थ हो जाए आपके फिजिक्स की कि आप किसी भी लेवल पे जा सके। आप इवन उसके बाद सेल्फ स्टडी भी आप स्टार्ट करोगे तो आप इन फिजिक्स का मास्टर बन सकते हैं। हमें वहाँ तक लेवल को ले जाना है। ठीक है, तो जो आज का पूरा टॉपिक रहेगा ये 3.2 एनसीईआरटी के अनुसार से, इसलिए मैं जो फ्लो रखता हूँ वो एनसीईआरटी का रखता हूँ। ठीक है, उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसको डेप्थ में हम एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद फिर हम लाइन बाय लाइन उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन पूरा फ्लो रहेगा लेक्चर का। तो 3.2 जो हमें पढ़ना है पूरा, ये लेक्चर 3.2 यहाँ से लेके ये पूरा डिस्प्लेसमेंट और ये सब कैसा है और ये ग्राफ वगैरह कैसे आएगा, ये सारा चीज़ हमें यहाँ तक का पूरा आज का सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, इसमें मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक एनिमेशन भी बनाया है इस पूरे पोर्शन को समझाने के लिए, पाथ लेंथ और डिस्टेंस को समझने के लिए। और मैं पहले भी आपके कमेंट सेक्शन में भी मैंने आपको या कई बार बता चुका हूँ कि जो चैप्टर थर्ड है वो लिटिल बिट डिमांडिंग है, और मतलब फिजिक्स का जो इनिशियल जो चैप्टर्स है उसमें आपको थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होकर चीज़ों को पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज़ फिजिक्स के साथ ये है कि हर चीज़ लिंक है, हर चीज़ लिंक है। तो क्या है, आपको छोटा सा पूरा के पूरा जो टॉपिक होगा वो एकदम स्मॉलर दिख सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इसमें एक मिनट, सॉरी, थैंक यू। तो आज हम क्या करते हैं कि ये जो पोजीशन है वहाँ से पिछली बार हमने बताया था, लेकिन उसको हम अब साइंटिफिकली एक तरह से न्यूमेरिकल कैसे किस फॉर्मेट में आता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बताने जा रहा हूँ। पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होती है, और जो हम अक्सर जो थ्योरेटिकली पढ़ते हैं उसमें एक 3 डायमेंशनल ऐसा एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, इसको इमेजिन करना और इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये 3 डायमेंशनल जो एक्सिस है वो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर है। इसको, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे इसलिए मैंने ये आपको ले लिया है, इस क्यूब को ले लिया है। और यहाँ पे आपको इमेजिन हो रहा होगा कि जो ये वाइट सरफेसेस है, जो ब्लू है, जो येलो है, वो आपस में कैसे परपेंडिकुलर है। तो यदि मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, तो जो वाई एक्सिस होगा वो ब्लू पे है और जो जेड एक्सिस है वो येलो पे है। तो आपको उसका 3 डायमेंशन में चीज़ें दिख रहा होगा। जैसे मैं ये तीनों उंगली की बात करूँ तो ये आपको दिख रहा होगा कि आपस में परपेंडिकुलर है। उस इमेजिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे बताया है। हाँ, एक पार्टिकुलर सेंस को ये हमेशा रखता है। जैसे आपने क्रॉस प्रोडक्ट जो भी वेक्टर का वो बेसिक में देखा होगा कि एक्स वाई जेड जो अरेंज रहेगा, उसका जो सीक्वेंस रहेगा वो हमेशा ऐसा रहेगा कि यहाँ एक्स रखेंगे और वाई की तरफ ले जाएंगे तो थंब जो होना चाहिए वो जेड की तरफ होना चाहिए। जैसे देखो,
एक्स से यदि वाई की तरफ आप जाओगे तो जेड ऑटोमेटिक आपको दिखेगा कि राइट हैंड थंब पे है। यदि आपके हैंड का मूवमेंट जो है वो ऐसे होता तो थंब जो होता वो ऐसे जाता रहता आपके, ये इसमें दिख रहा है। इसमें भी एक्स से वाई की तरफ आप रखोगे तो थंब ऊपर की तरफ जाएगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा कि यदि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशनिंग करना है, ठीक है, और मेरा यहाँ पे हमेशा रहेगा कि पोजीशनिंग का मतलब हम एक ग्लोबल पोजीशनिंग करने जा रहे हैं, कि एक्चुअली हम ये कहने जा रहे हैं कि यदि वो एड्रेस हमने बता दिया उस रेफरेंस के अनुसार से, तो सबके लिए वो आसान हो, सब समझ सके कि अच्छा वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो इसलिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होती है। अब रेफरेंस फ्रेम में होता क्या क्या है वो चीज़, तो जहाँ से शुरू हुआ है उसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे इस चीज़ को हमने रेफरेंस पॉइंट कहा, जिसको अक्सर ओ से कह देते हैं। तो कोई भी डिस्क्राइब करना हो पोजीशन को किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना होता है, जिसे हम ऑरिजिन कहते हैं। और सिर्फ ये ऑरिजिन को, यहाँ जो ये ओ है, दिस इज नथिंग बट ऑरिजिन, तो ये जो ऑरिजिन है ये एनफ नहीं है उसको बताने के लिए। उसके बाद वी नीड अ रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लोकेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को, और जिसे हम एक्स वाई एक्सिस, 3 एक्सिस मान लिए हैं। और यहाँ पे मोशन के स्टडी में जैसे इसको अक्सर डायमेंशन कहा जाता है, कि ये 3 डायमेंशन में हमने चीज़ों को ले लिया है। एक एक्स के डायमेंशन है, एक वाई डायमेंशन है और एक जेड डायमेंशन है। इसके साथ साथ एक और चीज़ हमने टाइम को मान रखा है 4th डायमेंशन, ठीक है। फर्स्ट डायमेंशन हमने इसको माना, सेकेंड डायमेंशन हमने इसको माना, थर्ड डायमेंशन हमने इसको माना, और फोर्थ डायमेंशन हमने टाइम को माना है। तो ये पूरा ये 4 पैरामीटर के साथ में हर मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट है कि कन्वीनियंट वे जो वे है सेटअप द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज टू चूज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड नेम देम एक्स वाई जेड। ये एक कन्वीनियंट मेथड है, आपके अनुसार से कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने पिछले बार बताया था, ट्रेन में भी ट्रेन आपका एक रेफरेंस फ्रेम हो सकता है, आपका जब प्लेटफॉर्म पे बैठे हो वो एक रेफरेंस फ्रेम हो सकता है, एरोप्लेन पे आप जा रहे हो वो एक रेफरेंस फ्रेम हो सकता है। तो रेफरेंस फ्रेम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम मैथमेटिकल डेरिवेशन और उस सब चीज़ को समझने के लिए एक थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस को ले लेंगे, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड, अब इसका क्या मतलब होता है, किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट का मतलब, जैसे सपोज करो कि ये पॉइंट है और ये है एक्स वाई एंड जेड, इसको हम कहते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है। जैसे ही हमने कोऑर्डिनेट बोला तो इसका मतलब कि ये चीज़ का जो पोजीशन है वो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एकदम एग्जैक्टली नोन हो गया। जैसे यदि एक्स वाई जेड है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग में मैं एक्स अमाउंट आया हूँ, वाई एक्सिस के अलोंग में वाई अमाउंट आया हूँ, मतलब यहाँ पे एक्स ऐसे आगे बढ़े, ये वाई आगे बढ़ा, और एक जेड अमाउंट ऐसे आगे बढ़ा, ठीक है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया गया जेड, ये एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये और ये बराबर रहेगा। और इस तरह से इसकी पोजीशनिंग हो गई इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। अब मैं किसी भी ऑब्जर्वर को यदि ये कोऑर्डिनेट बताता हूँ तो सारे ऑब्जर्वर के लिए वहाँ पहुँचना आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने ये लिया था कि हर ऑब्जर्वर अपने अनुसार से पोजीशनिंग बता रहा था, तो हमें एक यूनिवर्सल वैसा बता देना था कि ये रेफरेंस फ्रेम रहा और इसके रिस्पेक्ट में हर चीज़ को बताऊंगा, तो वो कोऑर्डिनेट से हो जाएगा, ठीक है। इफ़ एनी वन और मोर कोऑर्डिनेट चेंज विथ टाइम, अब कहा कि अब दिखेगा क्या, एक्स वाई जेड है, यदि t=0 पे भी यही कोऑर्डिनेट है, t=1 सेकेंड पे भी यही है, t=2 सेकेंड पे, मतलब कंटिन्यूस टाइम लैप्स हो रहा है, कंटिन्यूस टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन ये पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो हम कहेंगे ये यहीं पे रेस्ट में है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि रेस्ट में मतलब पूरे टाइम के लिए यदि ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन यदि टाइम चेंज हुआ और उसके साथ में कोई एक या 2 या 3 कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एनी वन, ठीक है, एटलीस्ट एनी वन जो होना चाहिए, एटलीस्ट ध्यान रखना, एटलीस्ट एनी वन कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए वो टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। यदि वो टाइम के साथ चेंज हुआ है तो डेफिनेटली ये मोशन में है, तो इसलिए उसे कहा गया है कि देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, ठीक है। अब कहोगे यदि सपोज करो कि ये एक्स चेंज हुआ और लेट से ये एक्स जो चेंज हुआ है
वो इधर 1 मीटर से हुआ, हमने रेफरेंस फ्रेम को भी 1 मीटर आगे बढ़ा दिया, तो फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, ये फ्रेम स्टेशनरी है। यदि सपोज करो कि मैं 1 मीटर आगे यदि इसका पोजीशन बढ़ता t = 1 सेकेंड पे, और हमने फ्रेम को भी वही उतना ही आगे ले गए होते, तो ऑरिजिन से डिस्टेंस नहीं बदलता, ठीक है। तो वहाँ पे मूविंग फ्रेम होता तब, ठीक है। तो उसके केसेस को भी हम कंसीडर करेंगे जहाँ पे रिलेटिव मोशन है। अभी बेस में डाल दिया हूँ आपके थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व करा दिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूव कर सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस प्रॉब्लम में हम बात कर रहे हैं। तो पिछले बार जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसी को कंसीडर करते हुए अब ये जो एग्जाम्पल जो कई सारे पर्सन डिफरेंट पोजीशनिंग आईफिल टावर का कर रहे थे, तो उसका एक यूनिवर्सल फ्रेम हमने सपोज रेफरेंस फ्रेम कंसीडर करते हैं और इसमें उस कोऑर्डिनेट को लिखते हैं और देखते हैं वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो इसको ध्यान से देखना। सपोज करो मैं इस कॉर्नर को ऑरिजिन मान लेता हूँ, तो ओ हमने इस कॉर्नर को मान लिया ऑरिजिन, और उसके बाद हमारे पास में एक्स वाई और जेड हमें लेना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं कि जो फिगर में शो किया गया है हम उसी को लेते हैं, जो फिगर में रेफरेंस फ्रेम जो शो किया गया है इसी को लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ऑरिजिन मान लिया, ये पोर्शन जो है हमारा ऑरिजिन हो गया, जैसे यहाँ पे ये ऑरिजिन था, यहाँ पे एक्स एक्सिस इसको लिया है। तो लेट्स से रेड कलर से मैं एक्स एक्सिस को ऐसे दिखा देता हूँ कि प्लेन का जो ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस फिगर में ये एक्स एक्सिस ऐसा दिख रहा है। यदि आप प्लेन में इसको इमेजिन 3D में आप इसे इमेजिन कर पा रहे हो कि यदि प्लेन है और आपका फ्लोर है, आपके घर का फ्लोर है, तो आप देख सकते हो कि फ्लोर के एक डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ फ्लोर पे, ठीक है। और यदि आप चाहो तो यदि आपको डायरेक्शन पता है एक्चुअल, तो साउथ डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूँ। आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो भी साउथ होगा उस साउथ को मैं एक्स मान रहा हूँ। तो आप अभी पढ़ते पढ़ते भी इमेजिन कर सकते हो कि चलो मेरे घर में इधर साउथ है, उसको एक्स मैंने मान लिया। और दूसरा एक्सिस जो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, लेट्स से उसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, ग्रीन कलर से मैं उसे बना देता हूँ। ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये प्लेन का, और ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपको दिख भी रहा होगा। तो ये हमने बना दिया वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस कम्प्लीटली ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये आपस में परपेंडिकुलर होगा। और लेट्स से जो थर्ड डायरेक्शन है उसको मैं ब्लू कलर से ले लेता हूँ कि थर्ड पार्ट जो है हमारा वो जेड डायरेक्शन में है, और जेड डायरेक्शन जो यहाँ पे है वो जस्ट अपर डायरेक्शन में हमने ले लिया। अप मतलब आप अपने सिर की तरफ में अप देखोगे तो इसको हमने मान लिया जेड। ये राइट हैंड रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे राइट हैंड में एक्स से वाई के हम तरफ प्लेन में एक्स से वाई गए, तो थंब जो है वो जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक फ्रेम सेटअप करना आ गया यहाँ पे। अब सपोज करो कि इस आईफिल टावर का पोजीशनिंग बताना है कि ये कहाँ पे है, एस्टेब्लिश कहाँ पे है। पोजीशनिंग बताने का मतलब हमें एक्चुअली में ये कोऑर्डिनेट बताना है, ये यहाँ पे है यूनिवर्सली। तो हमें क्या दिखेगा कि इस ऑरिजिन से सबसे पहले मुझे इतना डिस्टेंस आगे आना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस कुछ और नहीं 4 मीटर है। तो x में मुझे 4 आना पड़ेगा, मतलब इधर डायरेक्शन में मुझे जो आना पड़ेगा वो 4 आना पड़ेगा, और उसके बाद इधर डायरेक्शन में जो हमें आना पड़ेगा ये 5 आना पड़ेगा, ठीक है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। लेकिन हमें z डायरेक्शन में कुछ भी नहीं जाना है। तो जो पोजीशनिंग है, इसको यदि मैं P कह दूं, जो पोजीशन ऑफ आईफिल टावर है उसका कोऑर्डिनेट यदि हम लिखें तो x में 4 जाना है, y में 5 जाना है, और z में कहीं पे भी नहीं जाना है, 0, z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक तो इस पोजीशन को आप कह सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट है, ये पोजीशनिंग हो गया। एक तरीका आपके पास हो गया कि जो पोजीशन है P उसको सिंपली आपने 4, 5 और 0 लिख दिया, और आपने इसके साथ साथ स्पेसिफाई कर रखा है कि दिस इज द रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम बिना उसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि यदि रेफरेंस फ्रेम अलग रहता, मैं ऑरिजिन यहाँ पे मानता, तो हो सकता है इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। यदि मैं इसको ऑरिजिन अलग मानता, एक्स और एक्स वाई जेड अलग मानता, तो ये कोऑर्डिनेट बदल सकता है। तो रेफरेंस फ्रेम गिवन है, वहाँ पे मैंने ये पॉइंट बताया, ठीक है, ठीक है। तो ये आप अपने रूम पे इसको देखेगा, एक्स वाई और जेड। एक्स को मैंने साउथ में लिया है, वाई को मैंने ईस्ट में लिया है, और जेड को हमने सीधे अप डायरेक्शन में लिया है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल किसी भी डायरेक्शन में नहीं है।
ऑब्वियसली इस केस में जो नॉर्थ डायरेक्शन होगा, जो एक्स एक्सिस के जस्ट अपोजिट का जो डायरेक्शन होगा, उसे हम माइनस एक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं। सम टाइम ऐसा भी पॉसिबल है कि वो इधर होता पोजिशनिंग, तो हमें एक्स को माइनस में लिखना रहता है। उसी तरह से y के जस्ट अपोजिट में वेस्ट है, तो वेस्ट को जो हम लेते वो माइनस वाई लेते, और z के जस्ट अपोजिट में माइनस z है, तो माइनस z हमारे पास में डाउन कंडीशन को लेते हैं, जो डाउनवर्ड में कोई भी चीज़ होता तो। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड तरीका है इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, वो क्या है? चूँकि मैं वेक्टर पढ़ा चुका हूँ, तो ये चीज़ बहुत आसान होगा आपसे पूछना कि क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, तो मैं ये बहुत आसानी से पूछ सकता हूँ कि इसका जो पोजीशनिंग है, सपोज़ करो कि मैं ब्लैक कलर से इसको ले लेता हूँ, कि यदि हम इसको देखें यहाँ पे, जो यहाँ पे हमने ये देखा कि यदि इसका ये है, तो एक वेक्टर से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ज़रा सा देखना, जो वेक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आर वेक्टर मैं कह रहा हूँ, जो कि स्टैंडर्ड तरीका होता है। तो इस यदि आर वेक्टर को जो पोजीशन, इसको हम अक्सर पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जो पिछले बार हमने बताया था। तो इस पोजीशन वेक्टर को कितना लिखा जा सकता है? ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर को कितना लिखा जा सकता है, ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स कुछ कुछ है जो आपका अभी यूज होता रहेगा। तो इस आर को आप देखोगे तो देखो, यदि ये डायरेक्शन यहाँ पे ऑरिजिन से और ये चीज़ डायरेक्शन देना है, तो आपको नहीं लगता इसको ये वेक्टर अब प्लस ये वेक्टर लिख सकते हैं? आपको यदि साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का समेशन जो है वही ये वेक्टर है ना, और ये आपस में परपेंडिकुलर ऐसा है। इसको आर वेक्टर मैंने कहा है। ये हमें मालूम है 4, ये हमें मालूम है 5। 4 इन विच डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन। 5 इन विच डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन। और आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में जो होता है उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4i और प्लस 5j, और z में कुछ भी नहीं है, तो ये पोजीशन वेक्टर किसका हो गया? एक तरह से आईफिल टावर का हो गया, या कोई इन जनरल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता उसका ये पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर हमने कैसे लिखा आपको पता है? और क्या ये टाइम के साथ में चेंज हो रहा है? क्या ये पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ में चेंज हो रहा है? तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये रेस्ट में है। तो आपको कोऑर्डिनेट, रेफरेंस फ्रेम, ऑरिजिन, ये सब चीज़ पता चल गया। लेट्स से एक मैं बात करता हूँ कि जो यहाँ पे आईफिल टावर आपने लिया है, उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यदि सपोज करो कि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये जो हाइट है, लेट्स से मैं कह देता हूँ सबसे जो टॉप पॉइंट है ये 320 मीटर पे हाइट का है। ये जो हाइट है आईफिल टावर का 320 मीटर है। और अब आपको यदि कोई कहता है कि पोजीशन ऑफ दिस टॉप पॉइंट, यदि कोई कहता है कि पोजीशन आपको बताना है टॉप पॉइंट का यदि आपको पोजीशन बताना है, तो क्या लिखोगे? तो आपके लिए आसान है। देखो, यहाँ से 4 गया, यहाँ से 4 गया, यहाँ से 5 है, और यहाँ से 320 ऊपर चले गया, तो हो गया। तो ऑब्वियसली बात है कि यदि इस पॉइंट को लेट से मैं P डैश कहता हूँ, P डैश P प्राइम कहता हूँ, तो इसका कोऑर्डिनेट यदि मुझे लिखना रहे तो वही 4x में आएंगे, 5y में आएंगे, अब z में 320 चले जाएंगे, तो हमें क्या हो जाएगा कि इसका पूरा टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 4, 5 और 320। इसको यदि पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना रहे, मतलब ऑरिजिन से इसका एक वेक्टर फॉर्मेट में r डैश मैंने सपोज करो कि ऐसा मान लिया, तो इसको ऑब्वियस सी बात है कि इसके अनुसार से यदि लिखोगे तो 4 i डायरेक्शन में है, 5 j डायरेक्शन में है, और 320 k डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्मेट में भी हो गया, किसका? टॉप पॉइंट का वेक्टर फॉर्मेट में भी हो गया। ठीक है, अब यदि यहाँ पे मैं शो करने के लिए कहूँ तो वो वेक्टर कैसा होगा? ऑरिजिन से ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ये सीधी वैसे होगी, ड्राइंग थोड़ा सा ऐसा है, तो ये सीधे डायरेक्शन में ये जो पोजीशन वेक्टर होगा ये टॉप का ऐसा होगा। क्लियर? तो आप मुझे कमेंट में ये बताओगे कि यदि इसका मिडिल पॉइंट का, इस पूरे आईफिल टावर के मिडिल पॉइंट का
कितना कोऑर्डिनेट होगा और पोजीशन वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट में मतलब आप ऐसे तो लिख सकते हो ना ब्रैकेट में 450 ऐसे करके, तो मुझे एक सपोज करो कि पी एम ऐसा कह रहा हूँ, ये चीज़ बताना है आपको कमेंट में कि इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा या उसको आर के रिस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। यदि आप ये कमेंट में आप लिखते हो तो बहुत मज़ा आएगा। तो थोड़ा पॉज करके, ताकि ये जो लर्निंग है ये पैसिव ना दिखे, ठीक है। अक्सर क्या होता है ऑनलाइन में सबने ये बना दिया है कि पैसिव लर्निंग सुनते रहते हैं बस। आप क्या करो, जस्ट पॉज करके भी आप उसको लिख सकते हो कि इसका क्या होगा मिड पॉइंट। ध्यान रखना मिड पॉइंट का मैं क्या पूछ रहा हूँ, कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ और इसी एक्सिस के रेफरेंस में पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने अभी कमेंट में डालिए, ठीक है, ताकि हम और आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे ये टारगेट है, थोड़ा सा मैं चीज़ों को लिटिल बिट हायर उस पर ले जा रहा हूँ। एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो तो हालांकि वन डायमेंशन के मोशन को पढ़ने के लिए ही मेन स्पेसिफाई किया गया है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने एक चीज़ तो देख लिया कि किसी भी पोजीशन को यदि हमें पोजीशन वेक्टर को लिखना है तो इन जनरल हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इन जनरल हम उसको लिख सकते हैं। अब एक कंसीडर करते हैं, सिर्फ अपने हम 2 डायमेंशन पे अपने आप को थोड़ा सा फोकस करते हैं और धीरे धीरे 1 डायमेंशन पे हम सिर्फ फोकस करेंगे, जो कि इस टॉपिक का सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन जो पैरामीटर हमने इंट्रोड्यूस किया है वो तीनों डायमेंशन में 1D 2D 3D मोशन देखो उसमें ज़रूरत है, पोजीशनिंग की ज़रूरत है, उसमें पोजीशन वेक्टर की ज़रूरत है। अब आगे हम जो भी वेलोसिटी और ये सब चीज़ पढ़ेंगे उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो यदि हम सपोज करो कि एक कंसीडर करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस पाथ पे मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस पाथ पे ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे। तो ये प्लेन में मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन में ऐसे इस पाथ पे रैंडमली मूव कर रही थी। मैंने t=0 पे t=0 पे ए पोजीशन पे उसको देखा, ए पोजीशन पे देखा। तो ऑब्वियसली यदि मैं पूछूं कि उसका पोजीशन क्या है, तो आप उसे ऑरिजिन से एक वेक्टर बता दोगे कि सर पोजीशन जो होगा उसको हम आर ए से लिखेंगे, जो अभी सिखाया है उसके अनुसार से। तो लेट से मैंने ए का कोऑर्डिनेट इसमें दे रखा है 3 2, तो आप आर ए को आप बहुत आसानी से लिख पाओगे कि आर ए जो है वो आपका 3i + 2j है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेट्स से कि लेटर स्टेज t=5 सेकेंड पे वो b पे दिखा, ये लेकिन गया कैसे है, इस पाथ के थ्रू ऐसे गया, b पोजीशन पे दिखा। तो मैं एग्जैक्ट पोजीशनिंग के लिए क्या करूँगा, एक रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए था, तो रेफरेंस फ्रेम मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ। तो ऑब्वियसली ये जो होगा वो ऑरिजिन से यदि हम दिखाएंगे इसके पोजीशन को तो आर बी से ऐसे दिखाएंगे, और मैंने b 2 और 5 दे रखा है कि लेट्स से कि ये 2 और 5 पे आ गया। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए हमने एग्जांपल ले लिया। तो आर बी को यदि हम ऐसा रखें तो आर बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यदि हम देखें तो 2i + 5j हो जाएगा इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आपको आर ए और आर बी टी के डिफरेंट कंडीशन पे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ए और बी ये पोजीशन पता है, मतलब पोजीशन वेक्टर पता है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन रेफरेंस फ्रेम। अब यदि मैं कहता हूँ चेंज इन पोजीशन निकालने के लिए, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, तो चेंज इन पोजीशन अक्सर जो होता है, चेंज इन पोजीशन ये जो स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, नोटेशन जो है उसको जानना जरूरी है। कभी भी चेंज इन पोजीशन कोई भी कहता है तो हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखेंगे। ये ध्यान रखना है, कभी भी चेंज इन पोजीशन पूछता है तो आप उसे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, पूरी फिजिक्स में चेंज जब भी लिखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल को लिखोगे। यहाँ पे फाइनल बी पे था और इनिशियल ए पे था, तो इसीलिए इसको इन जनरल आर बी माइनस आर ए लिख दिया गया है। ध्यान रखना इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका आर ए बी है, जो कि फिजिक्स में स्टैंडर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो आर ए बी का मतलब कहीं पे भी यदि मैं ऐसा लिख दूं
सपोज R12 यहाँ पे लिख दूँ तो ये ध्यान रहे कि ये चीज़ R1 माइनस R2 होगा। ठीक है, ये नोटेशन जो है ये बहुत ज़्यादा यूज होगा पूरे में, तो इसको ध्यान रखना। RAB का मतलब RB माइनस RA। तो चेंज इन पोजीशन यदि यहाँ पे पूछा है तो डेफिनेटली बी पे फाइनल पे पहुंचा है, ए पे वो इनिशियल पे था। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे RB माइनस RA एक वेक्टर डिफरेंस पूछ रहा है कि ये क्या होगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि RB माइनस RA, सॉरी यहाँ पे जो मैंने बताया था RAB जब भी आएगा, ठीक है, RAB तो ये 2 माइनस 1 होगा। हमने अभी अभी बताया था कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो 1 से 2 की तरफ गया था तो ऐसे, तो A से B की तरफ गया तो ऐसे, तो RB माइनस RA RAB हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर? तो RB माइनस RA जिसको हम RAB लिख सकते हैं, यही चीज़ पूछा गया है कि क्या होगा। अब वेक्टर का एक थोड़ा सा पोर्शन आपको जानना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे ये चीज़ को माइनस करना बहुत ही आसान है। RB माइनस RA करोगे तो ये इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -1I, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 3J। तो आंसर आपके पास में बहुत आसानी से मिल गया, कितना, -I प्लस 3J यहाँ पे। बट इन जनरल मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, इन जनरल ये जानना चाहूँगा कि इस बात पे हमें जैसे ही ये चीज़ मिला हुआ था, RA और RB मिला हुआ था, तो यदि आपको दो वेक्टर मालूम हो जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ में दो वेक्टर मालूम हो जो कि यहाँ पे आपको मालूम था, तो RB माइनस RA निकालने के लिए एकदम शॉर्टकट में आप ये कर सकते हो कि दोनों के टिप को मिला दो। ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा यूज करूँगा, दोनों के टिप को मिला दो और RB माइनस RA निकालना था तो ये एरो यहाँ पे दे दो। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि दिस इज RB माइनस RA। ठीक है, और इसको सिंबॉलिकली RAB लिखते हैं, तो RAB भी हम इसको लिख देंगे A से B तक। कैसे, जैसे देखो, ऑब्वियस सी बात है कि यदि हम इस वेक्टर को RA कह रहे हैं और इस वेक्टर को RB माइनस RA कह रहे हैं, तो इसको ऐड किया तो ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल रूल में हमने देखा था, ये प्लस ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है, इसका मतलब कि RA वेक्टर में प्लस करेंगे यदि RAB को तो डेफिनेटली वो RB मिलेगा। ये वेक्टर ना, जिसको नहीं आता है ये वेक्टर का के लेक्चर को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब RAB हमारे पास क्या था, RB माइनस RA था, तो ये है RB माइनस RA। तो ऑब्वियस सी बात है कि RB माइनस RA करेंगे तो RA कैंसिल, ये RB बच जाएगा। तो ऑब्वियसली ये RB है, ये प्रूफ भी हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट ऐसे मिला लेंगे तो हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो मैं यदि सपोज करो कि एक जस्ट ये जो चीज़ मैंने सिखाया उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछता हूँ। सपोज करो कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, ये वेक्टर 2 है और ये वेक्टर 1 है। ठीक है, और यदि मुझे R2 माइनस R1 ऐसे लिखना रहा तो यहाँ पे क्या दिखा है, तो सबसे पहले टिप को तो मिला देंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एरो देना, तो आपके पास एक ये एरो सही होगा या ये एरो सही होगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो R2 माइनस R1 जब भी हम करेंगे तो ये जो टिप होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, ये और ये चीज़ गलत हो जाएगा, ये चीज़ नहीं रहेगा, ये टेल, ये हमारा हेड रहेगा और ये टेल रहेगा। तो ये चीज़ जो दिखाएगा वो R2 माइनस R1 को दिखाएगा, क्योंकि आप इसको देख सकते हो R1 प्लस R2 माइनस R1 बराबर R2 दिख रहा है। इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, R1 कैंसिल होकर R2 बच जाएगा, तो दिख रहा है। तो ये आपको ट्रायंगल रूल जो है वो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ देख लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई, ये जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे बताया, ये सारी चीज़ें 2 डायमेंशनल मोशन के लिए हो गया, लेकिन चूंकि हम पोजीशन जान रहे हैं तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ हमारे पास में मेरे ख्याल से जो मैथमेटिकली है पोजीशन लिखने का तरीका वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा छोटा सा क्विज मैं आपसे पूछ लेता हूँ ताकि ये चीज़ जो पहले से हम जानते आ रहे हैं वो सब चीज़ आपको पता चल जाए। जैसे नेचर एंड यूनिट अबाउट द पोजीशन एंड चेंज इन पोजीशन। जैसे पोजीशन है तो जहाँ तक पोजीशन का सवाल है तो इसका नेचर मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, तो लेंथ का होगा। तो इसका इसलिए यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, और डायमेंशन की बाकी चीज़ भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि m भी इसमें 0 है और t भी 0 है, तो ये इसका डायमेंशन हम ऐसा कह सकते हैं, इसका यूनिट मीटर होगा।
कि पोजीशन हमें बताना है तो मीटर में होगा, ठीक है। अब यदि चेंज इन पोजीशन की हम बात करें तो उसका नेचर क्या होगा, तो चेंज इन पोजीशन भी एक्चुअली लेंथ ही है। 5 एप्पल में से 2 एप्पल हटाओगे तो वो 3 एप्पल ही मिलेगा, नहीं कि 3 आलू मिल जाएगा। तो इसका मतलब चेंज इन पोजीशन भी क्या है, वो भी लेंथ का ही एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसके डायमेंशन को, ठीक है। ये टी है, L 1 L to the power 1 डायमेंशन इन L, 0 डायमेंशन इन मास एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। और ऑब्वियसली चेंज इन पोजीशन का भी यूनिट जो होता है वो मीटर ही होता है, ठीक है। दूसरा चीज़, यदि मैं पूछूं कि जो पोजीशन वेक्टर था वो स्केलर था या वेक्टर था, तो डेफिनेटली वेक्टर था, क्योंकि पोजीशन में हमारे पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली चेंज इन पोजीशन जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि चेंज इन पोजीशन जो हमने देखा, जैसे ये तो ये इसमें भी तो एक खास मैग्नीट्यूड और वेक्टर आया है, क्लियर, ठीक है। तो वो आपको दिख गया। अब सपोज करो कि मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा वेक्टर को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि जो पढ़े हैं वो सबसे ज़्यादा चीज़ हमारे पास में ऐसे कंटिन्यूशन में चलना चाहिए। यदि मैं यहाँ पे पोजीशन ए पोजीशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहता, बी का दोनों चाहता, और फिर डिफरेंस इन पोजीशन का यदि हमने चेंज इन पोजीशन का देखता, तो यदि उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना है तो क्या होगा। तो सपोज करो कि आर ए यदि आपने देखा तो इसको 3i + 2j लिख सकते हैं। तो जहाँ तक इसके मैग्नीट्यूड का सवाल है, जिसे आर ए का ऐसे लिख दिया जाता है, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट अंडर, कितना हो जाएगा, 9 + 4 13 रूट अंडर, ठीक है। और व्हाट अबाउट डायरेक्शन, मतलब यदि हम ये बात करें तो ये थीटा ए है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो इसका दिख गया कि ये रूट अंडर 13 है, थीटा ए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें tan थीटा ए हम लिख सकते हैं कि ये 2/3 होगा, तो इसलिए थीटा ए लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 2/3, जिसका वैल्यू जब आगे आप इन्वर्स पढ़ोगे तभी थोड़ा बहुत जान सकते हो। तो ये थीटा ए हमें पता चल गया। सिमिलरली यदि आपसे कहता है कि इसमें जो थीटा बी है उसको भी निकालने के लिए, तो थीटा बी भी आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। कैसे निकाल सकते हो, तो आपको जैसे पहले आर बी को लिख लो, आर बी कितना है, 2i + 5j। तो इसका मैग्नीट्यूड यदि हम लिखेंगे आर बी का तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट अंडर, मीन्स 4 + 25 का रूट अंडर, मतलब ये 29 का रूट अंडर हो गया। और यदि यहाँ पे थीटा बी की बात किया जाए कि ये थीटा बी कितना है, तो ये थीटा बी लिखने के लिए आप क्या करोगे, tan इनवर्स कर दोगे। अब थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाते हैं, और जो जे वाला पोर्शन है वो 5, और जो आई के उसमें जो एलिमेंट है वो 2, तो ये tan इनवर्स ऑफ 5/2, जिसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 2.5, ठीक है, थीटा बी हो गया। अब आप कमेंट में मुझे बताओगे कि आर ए बी जो हमने लिखा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और इसका यदि थीटा ए बी यदि हम लिखे तो ये एंगल कितना होगा, मुझे उसमें बताओगे, ठीक है। इसका जल्दी से कमेंट में आप बताओगे, क्योंकि मैंने आर ए बी आपको निकलवा रखा है। तो सिर्फ आपको क्या मैग्नीट्यूड बताना है, और उसका जे का एलिमेंट और के का एलिमेंट जो ये पोर्शन है, ये रिजोल्यूशन जो है वाई के अलॉन्ग में और एक्स के अलॉन्ग में tan इनवर्स ऑफ y/x लिख देना, तो हो जाएगा क्लियर। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो गया। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेफरेंस फ्रेम का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो चीज़ आपको पता चल गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसी में है वो है हमारा पाथ लेंथ, ठीक है, जिसे हम डिस्टेंस कहेंगे और डिस्प्लेसमेंट। ये 2 क्वांटिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल एक एनिमेशन बनाया है, और ये लगभग आपके जो यहाँ पे चैप्टर 3 के ये जो एक्सप्लेनेशन है पूरा, यहाँ से लेके कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, ऐसे करते 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 ये सारा जो एग्जाम्पल समझाने की कोशिश किया है उसको मैंने एक एनिमेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो हम वही देखेंगे कि उसको एनिमेशन फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया है तो मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ। तो पहले मैं इसको एक स्टिल इमेज लेके, उसका एक स्नैपशॉट लेके आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद उसको पूरे बहुत ही मन से उस एनिमेशन को देखना, ठीक है, क्योंकि उसको अच्छा खासा मैंने समय लगाया है, उसमें लगभग 8 घंटे लगा दिए इसको जस्ट बनाने में, ओके। क्योंकि मैं तो फिजिक्स पढ़ाने वाला एक टीचर हूँ,
एनिमेटर बन गया, जस्ट आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिले उसके लिए, ठीक है। इस एनिमेशन को एंजॉय करना और उसको शेयर भी करना, ठीक है, सब दोस्तों के साथ में। एटलीस्ट ये एनिमेशन दिखाने के लिए तो शेयर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूरा मकसद है, उसमें उसका काम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच को डिस्टिंग्विश करना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल प्रोजेक्ट करना कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या कॉमन है, किसे डिस्टेंस कहेंगे, किसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसमें क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे ऑरिजिन सिंगल डायमेंशन में चलेगा, सिर्फ इसको मैं मान लेता हूँ कि एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में चलने के लिए ही है वो। तो सबसे पहले उसका एक ऑरिजिन है ये, तो ओ यहाँ पे तीसरा डायमेंशन की जरूरत नहीं है या दूसरे डायमेंशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर है इसका। सपोज करो कि वो एक ट्रेन है जो ओ से ए की तरफ जा रही है, बट वो थ्रू जो जाएगी वो सी के थ्रू जाएगी, और मैंने माना कि सी पे गई, थोड़ी रुकी, फिर बी पे गई, फिर वहाँ पे रुकी, फिर ये सब स्टेशन है, फिर ए पे गई, ये उसका फाइनल स्टेशन था, और फिर वापस आ रही है, फिर वापस आ गई बी पे, फिर उसके बाद सी पे, और फिर उसके बाद ओ पे। तो ये टोटल जर्नी है इसका। अब सपोज करो कि जिस समय फर्स्ट टाइम ये सी पे पहुंची होगी, फर्स्ट टाइम सी पे पहुंची होगी, तो सिर्फ यदि मैं बोलूं कि पाथ लेंथ कितना होगा, पाथ लेंथ, ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट हमें बता रहा है कि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 20 था, यहाँ 25 है, तो पाथ लेंथ भी 25 हो गया होगा। लेट्स से उसको किलोमीटर में यहाँ पे कहा गया है, तो 25 किलोमीटर, इसका मतलब पहला स्टेशन जो सी पे ट्रेन रुकी होगी, तो 25 किलोमीटर पाथ लेंथ को फॉलो कर दिया होगा। दूसरी बात, जब ये उसके बाद फिर स्टार्ट हुई और बी स्टेशन पे रुकी, तो पाथ लेंथ यहाँ पे 30 के बाद दिख नहीं रहा है, ये 35 है, 35 वाले कोऑर्डिनेट पे है, तो डेफिनेटली जो अब पाथ लेंथ हो गया होगा वो 35 हो गया होगा, ठीक है, यदि हम शुरू से देखें तो, ठीक है। तो पाथ लेंथ जो सेकंड है, पाथ लेंथ जो सेकंड में इसमें आ गया है, वो 35 किलोमीटर पे आ गया। जब वो ए पे पहुंची तो ऑब्वियसली 60 किलोमीटर पे उसका पाथ लेंथ हो गया। क्लियर? अब मैंने यदि सपोज करो कि आपको सी पे जब सी पे ट्रेन थी और उस समय पोजीशन वेक्टर आपसे पूछता, ठीक है, जब सी पे है उसको आरसी यदि मैं रिप्रेजेंट करता, तो आरसी जो वेक्टर होता वो सिंपल आप कहते कि 25 आई है। आप क्या कहते हैं, यहाँ से जो पोजीशन है वो सिंपल 25 आई है। जब ये बी पे पहुँच गई ट्रेन, तो आप इस आर बी को कहते कि ये सिंपली 35 आई है एक्स डायरेक्शन में, बाकी जे और के वो उसमें के में तो चली नहीं है। सी पे जब ए पे पहुंच गए, तो आर ए जो है वो डेफिनेटली 60 और आई ऐसा लिख सकते हैं, और सभी के सभी यूनिट जो है वो किलोमीटर में है। ये पोजीशनिंग तक हमने बता दिया ए का। अब बताओ, यदि ये रिटर्न जर्नी शुरू करती है ट्रेन, रिटर्न जर्नी शुरू करती है ट्रेन और बी पे पहुंचती है, ठीक है, बी पे पहुंचती है, और बी पे जो पहुंची उसको डिस्कशन को हम अभी कर रहे हैं। तो यदि बी पे पहुंची और वहाँ पे हम हर चीज़ों को, 2-3 चीज़ों को आपसे पूछूं कि बी तक पहुंचते हुए इसने पाथ लेंथ कितना इसने कवर किया है, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी ये 60 किलोमीटर कवर कर चुकी थी, और यहाँ से जब ये बी पे गई है तो देखो ये 35 है और ये 60 है, तो आप इस पाथ लेंथ को बता सकते हो कि कितना होगा। ये 60 है, ये 35 है, इसका मतलब ये जो लेंथ है वो 60 - 35 मीन्स 525 किलोमीटर है। तो डेफिनेटली पाथ जो होगा वो 60 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी थी, 25 अभी रिटर्निंग में चली है। तो यदि हम पाथ लेंथ जब रिटर्निंग के बाद आपसे पूछते हैं, तो डेफिनेटली ये 60 + 25 85 किलोमीटर हो जाएगा। तो पाथ लेंथ 85 किलोमीटर हो गया। पाथ लेंथ मीन्स डिस्टेंस, ठीक है। तो बी पे पहुंचते ही पाथ लेंथ आपका 85 किलोमीटर है। अब जहां तक पोजीशन के सवाल है, पोजीशन का सवाल है ये चीज़, तो यदि मैं बी पे पोजीशन देखूं तो स्टिल 35 आई आप कहोगे। अब ये जो, यदि मैं इसको यहाँ पे इनिशियल पॉइंट मानता हूँ और दिस इज द फाइनल पॉइंट यदि मैं मानता हूँ,
तो चेंज इन पोजीशन आर एफ माइनस आर आई यदि मैं आपसे पूछूं तो इनिशियल पोजीशन तो जीरो है, मतलब ये चीज़ यदि जीरो है तो ये आर फाइनल जो होगा पोजीशन उसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो है, ठीक है, जीरो वेक्टर है, तो ये आर फाइनल के बराबर ही हो जाएगा। और आर फाइनल जो है यहाँ पे 35i है, तो दिस 35i इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब यदि मैं जनरलाइज करूं तो चेंज इन पोजीशन जो था आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब एक चीज तो पहले ही क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर को डिफरेंस करोगे तो वेक्टर मिलेगा, और ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा, डिफरेंस इन पोजीशन होगा, ठीक है। तो उसका एक अपना मैग्नीट्यूड होगा, अपना एक डायरेक्शन होगा। तो अभी जब बी पे है और यदि मैं डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछूं तो ये 35 किलोमीटर है और साथ साथ आपको ये डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा 35i। तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक एरो लगाना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा कि ये 35i है। क्लियर? तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो यदि मैं यही सेम डिफरेंट पोजीशनिंग पे ट्रेन को देखूं, रिटर्निंग और कमिंग, जब हम फॉरवर्ड में मोशन था, रिवर्स में मोशन था, तो हर जगह पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैं आपसे पूछ सकता हूं, और डिस्प्लेसमेंट एक तरह से आपको दिखेगा कि हमेशा चेंज इन पोजीशन के बराबर होगा। अब यदि ध्यान से ऑब्जर्व करने की बात कोशिश करोगे तो डिस्टेंस, यदि ये जर्नी स्टार्ट किया और यदि ये मूव कर रही है ट्रेन, तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, अमाउंट ऑफ पाथ लेंथ है। तो पहला चीज़, डिस्टेंस के बारे में यदि मैं नेचर का पूछूं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। जहाँ तक इसके, तो ऑब्वियसली नेचर की बात करूं तो इसमें m का डायमेंशन 0 होगा, l का डायमेंशन 1 होगा, t का डायमेंशन 0 होगा, ठीक है। डेफिनेटली यूनिट की बात करूं तो ये मीटर में होगा, क्लियर। और स्केलर है तो ओनली मैग्नीट्यूड की बात हम यहाँ पे करेंगे जब हमें डिस्टेंस की बात की जाएगी। लेकिन जैसे ही डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट बताना रहेगा तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ में इसका एक डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। और यदि इसका हम देखें तो नेचर तो लेंथ का ही है, तो m 0 है, l 1 है और t 0 है। यदि इसका यूनिट देखें तो इसको भी मीटर में ही मेजर करेंगे, क्योंकि ये भी एक तरह से एक डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है बस कि उसमें तो मीटर चेंज इन पोजीशन के बराबर हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और यदि मैं पूछूं तो आप नहीं कह सकते हो कि यदि कोई इनिशियल से फाइनल तक गया है तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट बनेगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट, उसको शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कह सकते हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो शॉर्टेस्ट के लिए हमारे पास में उसमें क्या होना चाहिए, एक आपके पास में डायरेक्शन होना पड़ेगा। तो अब आप सबसे पहले क्या करो, इस एनिमेशन को एंजॉय करो, ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसमें पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये एनिमेशन आप देखिए।
मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा। अब हम जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया उसको थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करना चाहूँगा आपको कि जो डिस्टेंस हमने पढ़ा वो क्या था, कैसे था। तो यदि डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ covered by the object irrespective of the direction in which the body travels। बॉडी किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है डजेंट मैटर, एक्चुअल पाथ लेंथ जो होगा वही होगा डिस्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो गया, क्लियर। उसके बाद इट इज़ एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सेम चीज़ को 2 बार मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब 2 सिचुएशन हम यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। लेट्स से कि इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीच टू सी थ्रू बी, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ और इसमें किसी पॉइंट को मैं बी कहता हूँ। दिस इज सी नॉट बी, ठीक है। एक में जो ऑब्जेक्ट है वो किसी रैंडम पाथ को ऐसे चूज करते हुए यहाँ पे गया है, ए से सी तक गया है, बी को ये करते हुए। एक में ये पाथ चूज किया है, ए से बी की तरफ यहाँ पे गया, फिर बी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सी पे गया, ठीक है। और अब उसके बाद हम देखेंगे, तो ए से सी अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे यदि मैं एक्चुअल पाथ लेंथ की बात करूँ तो ये पूरा एक इस पूरे को आपको मेजर करना पड़ेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक आपके पास थ्रेड है, उस थ्रेड से हम इसको ऐसे करके पूरा इसमें बैठा दिए, जो पिक्चर पे है ऐसा एक थ्रेड लिया, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बैठा दिया और उस थ्रेड को सीधा कर दिया, है ना। तो उस थ्रेड को जैसे ही सीधा करोगे तो जो पूरा एल लेंथ होगा इसे ही हम पाथ लेंथ कह सकते हैं या डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। और यदि यहाँ पे यदि हम बात करें, यदि हम यहाँ पे बात करें तो ए से ये बी तक पहुँचा है और बी से सी तक पहुँचा है, ठीक है। तो इसमें पाथ लेंथ की हम बात करें एल, तो ये 3 + 4 मीन्स 7 मीटर होगा। 3 + 4 7 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो हो गया वो 7 मीटर हो गया और यहाँ पे एल जो मेजर करेंगे वो हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे 7 मीटर है और यहाँ पे एल मीटर है। 2 एग्जाम्पल के अनुसार से मैं बता रहा हूँ। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन m0 l इतना होगा, यूनिट मीटर होगा। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट की यदि बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है और हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को देखेंगे। अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, हम उसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि इनिशियल से जो फाइनल पोजीशन है वहाँ पे एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, यही चेंज इन पोजीशन होगा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि रेफरेंस फ्रेम हम लेते तो ये इनिशियल होता, ये फाइनल होता, फाइनल माइनस इनिशियल करते तो यही आता, ठीक है। यहाँ पे ये इनिशियल है, ये फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो यही आएगा। तो ये वेक्टर जो हो गया यहाँ पे रिप्रेजेंटेड, ये हो गया पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहेंगे। इसको हम शॉर्टेड डिस्टेंस भी कह सकते हैं कि शॉर्टेड डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल से फाइनल पोजीशन ऐसे ऐसे गया है जो शॉर्टेड डिस्टेंस हो सकता है, इसी को हमने डिस्प्लेसमेंट कह दिया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ये सब चीज़ हमने पढ़ा, उसको मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। इस फिगर में यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, अमाउंट निकालने की बात करूँ, यहाँ पे तो आपको ये मेजर करना पड़ेगा शॉर्टेज डिस्टेंस को। ये चीज़ आपको नोन है, ये 3 है 4 है, चूँकि परपेंडिकुलर पे ऐसे गया है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर ऐसे करेंगे तो ये ऑब्वियसली 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 मीटर यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और हमें ये डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तो ये एंगल भी हमें पता है, उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 4/3, क्लियर। तो डायरेक्शन के साथ में डिस्प्लेसमेंट को हम बता दिए। तो ये आपके पास में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन जो चेंजिंग है, जो डिस्टिंक्ट नेचर है, वो चीज़ आपको पता चल गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर होगा और आज के टॉपिक का ये क्लियरेशन बहुत ज़रूरी है। तो अब यदि मैं आपसे थोड़ा सा यदि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे जो जैसे नोट्स वगैरह बनाना है तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी आ जाती है जिसको मैंने, जैसे जहाँ तक नोट्स बनाने का सवाल है तो जहाँ से शुरू से किया था तो वहाँ से कुछ कुछ आप बना ही सकते हो। बाकी ये सब ज़रूर रहना चाहिए क्योंकि इसी के आसपास में क्वेश्चंस रहता है। तो यदि मैंने आपसे कहा कि कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप आराम से बता सकते हो कि कंपैरिजन क्या है। पहला, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि कोई चीज़ यदि रैंडमली कहीं ऐसे गया है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होगा।
तो मतलब ये फर्स्ट पोजीशन या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे मिनिमम पॉसिबल जो डिस्टेंस हो सकता है वो एक खास डायरेक्शन में होगा और खास मैग्नीट्यूड का होगा, उसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ऑलवेज जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ही या तो बड़ा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। यदि कोई स्ट्रेट लाइन पे ही चला तो स्ट्रेट लाइन पे चला तो इसी पाथ पे चल रहा है तो यही पाथ शॉर्टेस्ट लेंथ भी हो गया, यही पूरा लेंथ भी हो गया, तो वहाँ पे दोनों बराबर हो सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस और जो डिस्टेंस होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये अक्सर क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे देता है। ठीक है, अब यदि मैं कहूँ कि कहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रही है और रिटर्न जर्नी नहीं करी है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है, ओनली वन केस, एक ही डायरेक्शन में उसे चलना है। ऑरिजिन यदि सेलेक्ट कर लिया तो इनिशियल से बाद में किसी भी टाइम पे हम देखें एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में फॉर मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और जीरो वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी। जैसे जो ट्रेन का एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे लिया है, सपोज करो वो अपना जर्नी पूरा करके और वापस आ जाती है। यदि ये जर्नी अपना पूरा करके और वापस आ जाती है तो क्या होगा बताइए। यदि जर्नी ये पूरा करके और यहाँ पे ऐसे गई और ये वापस यहाँ पे आ गई, वापस ओ पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, अभी भी पूरा पाथ लेंथ 60 + 60 120 किलोमीटर हो जाएगा। अब सोचो कि ऑरिजिन से यदि ये रिवर्स में चलनी शुरू हो गई, तो अभी तक जो ये वेक्टर था इसे यदि सपोज करो कि ये सी पे था तो 25 आप आई लिखते थे, तो इधर यदि उतना ही इधर चला जाए तो -25 आई लिखोगे ना डिस्प्लेसमेंट को, तो ये नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ को वहाँ पे कंक्लूड किया जा रहा है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो सब हो सकता है, और वहाँ से सेंस है कि वो अपने ऑरिजिन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, यदि वन डायमेंशनल मोशन हम कंसीडर करें तो। ठीक है, तो ये हो गया, और बट डिस्टेंस कभी नहीं होगा। ठीक है, द जीरो डिस्प्लेसमेंट मीन्स दैट बॉडी आफ्टर मोशन हैज़ कम बैक टू इनिशियल पोजिशन। इनिशियल पोजीशन पे आ गया तो जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, या मूव ही नहीं किया तो भी हम जीरो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, उस समय डिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, बट डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है जीरो का। ठीक है, फॉर मोशन बिटवीन 2 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड वाइल डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ एंड सो कैन हैव मेनी वैल्यू। ठीक है, दो पॉइंट यदि हमने फिक्स कर दिया तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट फिक्स है कि इस डायरेक्शन में, और लेट से जो भी मैग्नीट्यूड है यदि 10 मीटर पे है तो 10 मीटर होगा। डिस्टेंस फिक्स नहीं है, आप कोई भी पाथ अपना सकते हो इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे आने में, तो कोई भी अलग अलग पाथ लेंथ बन सकता है, वही पॉइंट कहा है। फॉर मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन। यदि कोई पार्टिकल मूव कर रही है तो पाथ लेंथ तो कवर करना शुरू कर दिया, तो चाहे रिटर्न आ जाए कहीं पे चला जाए उसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही रहेगा। लेकिन डिक्रीजेज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम मीन्स बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन। बट डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ भी हो सकता था, और यदि डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, तो डेफिनेटली वो ऑरिजिन पे वापस आने की कोशिश कर रही है, कहीं पे गई और वापस आने की कोशिश कर रही है, तो वो हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में, इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस। इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होता, हाउएवर इट कैन बी सो इफ़ द मोशन इज अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। यदि स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ मूव कर रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं किया है तो बराबर होगा, जो पहले मैंने बता दिया है। नेक्स्ट में, कभी भी जब दो पोजीशन वेक्टर दिया रहे तो डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज इन पोजीशन लिखेंगे और इस सिंबल में इसे लिख सकते हैं, जिसका ये रेफरेंस फ्रेम था। ठीक है, तो ये आपके पास में दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, जिसको हम टेबुलर फॉर्मेट में भी एक जगह पे लिख सकते हैं। कभी कभी स्कूल एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच में ये रखना है,
तो नोट के लिए मैंने यहाँ पे आपका रख दिया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है। आप उसको आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कैसे पाथ लेंथ है, क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो ये आपके नोट्स के लिए। अब यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा चैलेंजिंग पार्ट आता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्विज रखा है जो कि बहुत क्विक है। जैसे एक दो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। जैसे ये कहा, अ बॉडी हुज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग डज नॉट चेंज इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सिंपल क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर है। जस्ट उसके लिए आपको एक एक्टिव लर्नर बनाने के लिए मैंने ये वाला क्विज रख रखा है। तो आप क्या करो, इस चीज़ को देखो और एकदम हर एक क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 10 सेकेंड का है। 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लेगा, 10 से 15 सेकेंड मान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं क्विज के फॉर्मेट में। आप इसको पॉज करके आप इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट आप क्या करोगे। जैसे यदि मैं 10 सेकेंड का माना तो 140 सेकेंड हो गया। 140 सेकेंड का मतलब कुछ भी नहीं है, 2 मिनट्स कुछ हो गया। तो मान लेते 3 मिनट आप रुक के ये सारे क्वेश्चंस का पढ़ के जवाब लिख दोगे। और सिंपली जैसे 1 2 3 का ऐसे कमेंट में आप लिख दिए। जैसे पहला में ए, तो फिर बी, तो फिर सी, फिर ए, फिर ए, फिर डी, ऐसा करके जो भी आंसर आपके पास में आएगा। नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप एक्स ऐसा लिख सकते हो, फिर सी, और फिर कुछ भी ऐसा करके लिख सकते हो। तो इसके फॉर्मेट में आप कमेंट में इसका आंसर लिखिए। जस्ट आपके 3 मिनट का काम है। और आपको मैं बताऊँगा कि इस 3 मिनट की वजह से आपको क्या होगा, सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ये बता देगा कि अच्छा कितना चीज़ सीखे हो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट जो चीज़ मैंने बताया है उसी का क्या है, जस्ट हमने पूछ दिया है ऐसे ताकि रिवाइज हो जाए। तो ये चीज़ आप करिए, डेफिनेट करिए। ठीक है, जस्ट कमेंट में आपको लिख देना है किसका क्या आंसर है। ए है, बी है, सी है, डी है। जो नहीं आता उसको एक्स लिख दिया। ठीक है, तो इसको जस्ट 3 मिनट का ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट आप लगा सकते हो। ठीक है, इस 14 क्वेश्चन का जवाब आप दे दो। ओके, आई होप कि आपने यह जवाब दे दिया होगा पॉज करने के बाद। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इसका लाइन बाय लाइन है, जैसा हमारा मेथड होता है कि हम एनसीईआरटी के भी एक एक लाइन को पढ़ लेंगे। तो अब ये इसको हम रॉकेट के स्पीड से पढ़ सकते हैं। आपको आराम से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, रॉकेट के स्पीड से। क्लियर? ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्लियर यू लर्न दैट द मोशन इज चेंज इन पोजिशन। मोशन इज चेंज इन पोजिशन हम देख चुके हैं। ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, तो चेंज इन पोजिशन किसी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ में होता है तो हम उसे मोशन कहते हैं। दैट्स ऑल, बहुत बार पढ़ चुके हैं। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजीशन वी नीड टू यूज द रेफरेंस पॉइंट। किसी पोजीशन को यदि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का बताना है तो एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होगी, जिसे आपने वहाँ पे ऑरिजिन कहा है, एंड सेट ऑफ एक्सिस जिसे आपने एक्स, वाई और जेड एक्सिस कहा है। ठीक है, पोजीशन को बताने के लिए ये चीज़ आपने देख लिया। इट इज़ कन्वीनियंट टू चूज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये चीज़ आसानी से आप क्या कर सकते हो, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर सकते हो। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहने का मतलब है कि एक्स, वाई, जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उसी को उसने कह दिया। ठीक है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को लेबल्ड एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 एक्सिस इज कॉल्ड द ऑरिजिन। ठीक है, जैसे आपने 3 एक्सिस जो ऐसे लिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे ही हम ऑरिजिन ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। सर्व्स एज द रेफरेंस पॉइंट, इसे हम रेफरेंस पॉइंट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि यही हमारे पास में रेफरेंस पॉइंट है। द कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई भी यदि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है और उसका एक्स, वाई और जेड ऐसा दे दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 3 और 4 दे दिया, तो एक्चुअली ये इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली यदि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दूं तो ये पोजीशन जो होगा ये कोऑर्डिनेट ये नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, टू मेजर टाइम बी पोजीशन अ क्लॉक इन द सिस्टम। ये भी जरूरी है कि जो भी हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, एक सो तो नहीं करते लेकिन हम इसके साथ में एक क्लॉक भी सेट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो क्लॉक होगा t=0 से चीज़ें चालू होगी, और कोई भी जैसे इस पोजीशन पे गया है और यदि ये टिक 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 कर रही है और ये यहीं पे है, पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो रेस्ट में है। ये टिक 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 कर रही है और ये पोजीशन चेंज होता जा रहा है, हम कहेंगे मोशन में। तो इसलिए ये कहा गया है कि टू मेजर द टाइम बी पोजीशन अ क्लॉक इन द सिस्टम। सिस्टम में हम एक क्लॉक भी कंसीडर कर लेते हैं। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम along with clock
कॉन्स्टिट्यूट्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब भी कोई पूछेगा कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो आपके पास में एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि 3 परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ अ क्लॉक, उसको हम पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। उसमें क्लॉक भी कंसीडर हो रहा है, ओके, तब हम उसे पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देंगे। तो ये डिस्कशन में क्लियरिटी के साथ चीज़ें आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में, इफ़ वन और मोर कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम, यदि ये जो कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड ये किसी भी का देखा, यदि टाइम के साथ में चेंज हो रहा है एक या एक से ज़्यादा, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अदरवाइज ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम उसे रेस्ट में कह सकते हैं या मोशन में कह सकते हैं। कब? जब ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। सो सिंपल, सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। द चॉइस ऑफ सेट ऑफ एक्सिस इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। कह रहा है कि सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपने जो एक्सिस चूज किया है वो क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन इन 1 डायमेंशन, हम सिर्फ एक्स एक्सिस को चूज कर ले तो चलेगा। यदि 2 डायमेंशन में है तो एक्स और वाई दोनों को चूज करना पड़ेगा, तब चलेगा, ठीक है। 3 डायमेंशन में है तो हम तीनों को चूज करेंगे, तब चलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ को यहाँ पे बता दिया कि 2-3 डायमेंशन वी नीड टू सेट 2 और 3 एक्सेस, जैसे जैसे हमें, तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हम उसमें कुछ चीज़ को एवॉइड कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि सिर्फ एक एक्स एक्सिस ले लिया, या सिर्फ वाई एक्सिस ले लिया, या दोनों लिया, या तीनों लिया, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि किस तरह के मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। ध्यान रखना कि फिजिक्स में कोई भी चीज़ जो प्रोसेस हो रहा है उसको इवेंट कहेगा। जैसे ट्रेन का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना इज एन इवेंट इन फिजिक्स, ठीक है। तो इवेंट का मतलब फिजिक्स में जो भी चीज़ हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो वो एक इवेंट है। आपने बॉल को धक्का लगाया, वो एक इवेंट है, ठीक है। आपने किसी चीज़ को ऊपर प्रोजेक्ट किया, वापस वो आ रहा है, वो एक इवेंट है। आपने स्विच ऑन किया, फैन चलना शुरू हो गया, वो एक इवेंट है। तो फिजिक्स में ये इवेंट है, ठीक है। और कह रहा है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन फॉर द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जो इवेंट का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चूज किया है उस पे डिपेंड करेगा। जैसा मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि ट्रेन के अंदर एक बालक बॉल को ऊपर फेंक रहा था और नीचे आ रहा था, तो जो अंदर से देख रहा था वो कह रहा था अरे ट्रेन तो रेस्ट में है, लेकिन जो बाहर से उसको देख रहा है वो ट्रेन तो मोशन में है, ठीक है। तो जो इवेंट है उसका डिस्क्रिप्शन, तो अब देखो रेस्ट को दिखाने का मतलब क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार से उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ है। तो मूविंग ट्रेन में आपने कोऑर्डिनेट लिया तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार से वो क्या दिख रहा है, वो बॉल आपके एक जैसे अर्थ पे आप जो इवेंट हो रहा है वैसा आपको दिख रहा था ट्रेन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू से दैट अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड, सपोज करो कि कार एक रोड पे मूव कर रही है, यू आर डिस्क्राइबिंग द कार विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू यू और द ग्राउंड। जब भी आप कह रहे हो कि एक कार जो है वो मूव कर रही है ग्राउंड पे, तो आप ग्राउंड पे बैठ के इस चीज को देख रहे हो, ठीक है। बट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच विद द पर्सन सिटिंग इन द कार, यदि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इसके अंदर में बैठा दे, द कार इज एट रेस्ट, कार उसमें रेस्ट में है, ठीक है। जैसे मैंने ट्रेन का एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे इसने कार का एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो हम बहुत हाई स्पीड से इस पूरे पोर्शन को आराम से हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बिल्ड कर दिया है, डीप डाइव कर पहले कर लिया है, ठीक है। तो इसमें कोई पॉइंट्स नहीं छूटेगा, ठीक है। टू डिस्क्राइब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वी कैन चूज एन एक्सिस, से एक्स एक्सिस। क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर हमारे पास में स्ट्रेट लाइन पे है, तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस को चूज करेंगे तो हो जाएगा। तो इसलिए इसने एक्स एक्सिस यहाँ पे चूज किया है। ये ऑरिजिन है, इधर डायरेक्शन में पॉजिटिव हो गया और ऑब्वियसली इसके अपोजिट में नेगेटिव हो जाएगा, सो दैट इट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अभी जो मोशन है वो पाथ जो है उसी से कोइंसाइड कर गया, कौन? एक्सिस, उसी के जैसा एक्सिस है। चूज द ऑरिजिन से O एज सोन इन द फिगर 3.1, इसमें O हमने ऑरिजिन चूज कर लिया। पोजीशन टू द राइट ऑफ O आर टेकन एज अ पॉजिटिव, इसके इधर साइड में जो भी है उसे हमने पॉजिटिव लिया है, इसके इधर साइड में जो भी है उसे हमने नेगेटिव लिया है, ठीक है। Following this convention, the position coordinate of the point P and Q in figure इतना are 360 mile and meter plus 360 मीटर and 240 मीटर, ठीक है। जैसे सपोज करो कि इसमें हमने फॉलोइंग दिस कन्वेंशन द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
P एंड Q। जैसे P और Q का पोजीशन कोऑर्डिनेट हम देखें तो इसका सिर्फ 240 का देख सकते हैं, इसका 360 लिख सकते हैं, ठीक है। द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ R इज -120। यदि ये R को हम देखेंगे तो ये -120 पे पोजीशन कोऑर्डिनेट है, क्योंकि यहाँ पे Y दिखाना नहीं है तो सिर्फ कोऑर्डिनेट में क्या लिखोगे -120। जैसे वहाँ पे X और Y रहता तो हमारे पास कॉमा देके दोनों चीज़ दिखाते तो वो चीज़ हो गया। अब जो पाथ लेंथ हमने यहाँ पे देखा है उसको देखेंगे, ठीक है। तो मैं फास्ट जान के पढ़ रहा हूँ ताकि आपको ये सारा चीज़ चूँकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक पॉइंट भी नहीं छूटना चाहिए एनसीईआरटी का, इसलिए मेरा मकसद रहता है कि एक एक पॉइंट को भी मैं पढ़ के आपको बता दूँ, ठीक। तो पाथ लेंथ जो हो गया, कंसीडर द मोशन ऑफ कार अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बी चूज द एक्स एक्सिस सच दैट इट कोइंसाइड्स। मतलब एक्स एक्सिस को हमने चूज किया है, ठीक है। एक कार उधर मूव कर रही है, ये हम इमेजिन करके चल रहे हैं, और आगे कह रहा है कि विद द पाथ ऑफ द कार मोशन एंड ऑरिजिन ऑफ द एक्सिस एज द पॉइंट ऑफ पॉइंट्स फॉर वेयर द कार स्टार्टेड मूविंग। मतलब ऑरिजिन से ही कार स्टार्ट किया है मूव करना आगे की तरफ ने। द कार वॉज एट x बराबर 0 t बराबर 0, t बराबर 0 पे x 0 पे कार था, ठीक है। जैसे कार जो है वो 0 पे t इक्वल टू 0 पे ऑरिजिन पे ही है और इसी पाथ पे चलने वाली है कार, ठीक है। ऐसे है। लेट पी क्यू आर रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द कार एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ पे पी और क्यू इस साइड में दे रखा था और आर जो है इस साइड में दे रखा था, जिसका कोऑर्डिनेट हमने देखा वो डिफरेंट इंस्टेंट पे है। कंसिडर टू केसेज ऑफ द मोशन। इफ द फर्स्ट केस द कार मूव्स फ्रॉम ओ टू पी, ओ से यदि पी की तरफ में कार मूव करती है, देन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ओ पी जो होगा 360 मीटर हो जाएगा। पी इधर देखा हुआ, क्यू इधर, तो ओ पी जो होगा वो 360 मीटर हो जाएगा। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पाथ लेंथ। इसी को हम पाथ लेंथ कहेंगे, ट्रेवर्स बाय द कार, कार ने जो ट्रेवल किया है, ठीक है। इन द सेकेंड केस द कार मूव्स फ्रॉम ओ टू पी, सेकेंड केस में ओ टू पी ये किया, एंड देन मूव्स बैक फ्रॉम पी टू क्यू, और पी पे जाके और क्यू की तरफ में वो वापस आ गया, ठीक है। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ मोशन द पाथ लेंथ जो हो जाएगा, पहले 360 गया और वापस आया 120, तो ये 480 मीटर हो गया। तो पाथ लेंथ यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी एक तरह से हो गया, जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, तो ये पाथ लेंथ उसने बता दिया 360 प्लस इतना 480 आ गया है। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एनिमेशन के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू सब चीज़ ये मैंने बता रखा है, बस वहाँ पे कोऑर्डिनेट हमने डिफरेंट लिया है, ठीक है। वो जो ए बी सी जो गया है वो डिफरेंट है, नेगेटिव केस नहीं था, इसमें नेगेटिव केस भी हमने ले लिया, ठीक है। इस रेफरेंस में बात कर रहा है, तो शुरुआत में गया 360 पे, तो 360 जो भी मीटर है उतना हो गया, रिटर्न आया क्यू पे, तो 360 और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगा उसमें, तो पाथ लेंथ जो होगा यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये बात कर रहा है नेक्स्ट में डिस्प्लेसमेंट की, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इट इज़ यूजफुल टू डिफाइन अनदर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट एज द चेंज इन पोजीशन। कहा कि डिस्प्लेसमेंट को एक चेंज इन पोजीशन के फॉर्मेट में, जिसका ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी होगा, और हम इसको आर फाइनल माइनस आर इनिशियल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में चूंकि एक्स एक्सिस की तरफ में है तो हम डेल एक्स को x2 माइनस x1 कह सकते हैं। यदि यहाँ पे बताया गया है कि x1 पे था, t1 पे, x2 पे है, t2 पे, तो दिस इंटरवल ऑफ टाइम में डेल टू t2 माइनस t1 में ये इतना पोजीशन में चेंज किया है। ये जो डेल्टा है वो डिनोट करता है क्वांटिटी के जो चेंज इन क्वांटिटी को, तो इसलिए सिंबल एक बना दिया गया है। इसी चीज़ को मैंने कहा था कि IF भी ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 डेल x इज पॉजिटिव। ऑब्वियसली बात है, फाइनल पोजीशन यदि बड़ा है इनिशियल पोजीशन से तो चेंज पॉजिटिव आएगा, और सिमिलरली यदि x2 इज लेस देन x1 डेल x जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ जो चेंज इन पोजीशन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं उसके पास बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। सच क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर। इसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा मैं बता दिया। यू विल रीड अबाउट द वेक्टर इन द नेक्स्ट चैप्टर। ऑब्वियसली 2 डायमेंशन में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन आप वेक्टर पूरा पढ़ चुके हो तो टेंशन नहीं लेना है। Presently, we are dealing with the motion along the straight line, also called rectilinear motion। क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन के मोशन को यहाँ पे डील कर रहे हैं, जिसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें वेक्टर से ज़्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। वन डायमेंशनल मोशन देयर आर ओनली 2 डायरेक्शन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। वन डायमेंशनल मोशन में या तो आगे जा सकती है या पीछे जा सकती है ऑब्जेक्ट, बस। इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन मूव कर सकता है, एंड दीज 2 डायरेक्शन कैन ईजिली बी स्पेसिफाइड बाई प्लस और माइनस। इसलिए इसको प्लस और माइनस से हम ईजिली कर सकते हैं, हमें डायरेक्शन आई जे लिखने की जरूरत नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट जब O से P तक गया है तो ऑब्वियसली x2 माइनस x1 करेंगे, x2 हमारा 360 हो गया है और इनिशियली वो 0 पे था तो 360 मीटर हो गया प्लस में। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने दोनों चीज़ बता दिया प्लस के सेंस में, ठीक है। अब यदि हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो ये क्या कह रहा है 360 हो गया, इसी उसके रेफरेंस में बोल रहा है कि यदि हमारे पास में द डिस्प्लेसमेंट हैज़ द मैग्नीट्यूड 360 मीटर एंड इज डायरेक्टेड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो जब P पे गया था तो ऑब्वियसली ये P पे ऐसा है तो इसमें 360 डिस्प्लेसमेंट हो गया और पॉजिटिव एक्स में है, ठीक है। बाय द साइन प्लस साइन कर देंगे तो हो जाएगा। सिमिलरली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार फ्रॉम P टू Q इज -120 मीटर। P से Q की तरफ में यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये -120 मीटर पे आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार फ्रॉम P टू Q के यदि हम देखें तो ये वेक्टर ये पूछ रहा है कि P से Q में क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो हो गया वो 360 माइनस 240 रखोगे तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो कि 120 आएगा और x के अपोजिट में है इसलिए हमने माइनस लिख दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको बहुत आसानी से क्लियर होगा, ठीक है। अब जो चीज़ ये चर्चा किया है नेक्स्ट पॉइंट में इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द वेक्टर नोटेशन फॉर डिस्कसिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वन डायमेंशन। ये नेसेसरी नहीं है, हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी उसने लिखा कि 120 और -i लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता, लेकिन कहा कि जस्ट इसको -120 लिखोगे तब भी सेंस बन रहा है। क्यों सेंस बन रहा है? क्योंकि इसमें हमने पता है कि एक्स एक्सिस की तरफ ही सिर्फ एक्स या नेगेटिव एक्स में ही ये मूव कर सकता है। The magnitude of displacement may or may not be equal to the path length traversed by an object. Magnitude of displacement जो होगा वो may or may not be equal to path length हो सकता है displacement का magnitude. For example, for motion of the car from O to P, the path length is 360 meter and the displacement is 360 meter. ठीक है। अभी जो हमने एग्जाम्पल में देखा था कि जब कार O से P की तरफ जा रही थी तो पाथ लेंथ भी इतना था और डिस्प्लेसमेंट भी इतना था, लेकिन इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द पाथ लेंथ इसमें है। लेकिन बट कंसीडर द मोशन ऑफ द कार फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q, यदि ऐसा करें तो पाथ लेंथ तो हमारे पास में कितना हो गया 480 मीटर, वो गया और 120 वापस भी आया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम देखें तो इसमें सिर्फ 240 मीटर पे डिस्प्लेसमेंट है उसका ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ, तो इक्वल भी नहीं है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो गया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे और मे नॉट बी 0 बट द कॉरस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट 0। तो यहाँ पे ये वाले सेंटेंस को देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट द कॉरस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट 0। मतलब डिस्टेंस हमेशा 0 नहीं रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम O गोज टू P और एंड देन रिटर्न टू O पे रिटर्न आ जाता तो फाइनल पोजीशन कौन साइड विद द इनिशियल पोजीशन, और इसलिए उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। लेकिन पाथ लेंथ हम देखते तो O से P गया फिर P से O गया तो 360 प्लस 360 720 मीटर हो जाता। तो अब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पोजीशन टाइम ग्राफ, एज ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस। पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा इसमें हम मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट उसमें रिवील करेंगे कि कैसे ग्राफ बनाना है, क्यों बनाना है, ग्राफ से देख के कैसे मोशन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, वो सब के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं और चूंकि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है पूरे मोशन का तो उसे अच्छे से सीखना ज़रूरी है, तो उसको मैं एक लेक्चर में पूरा डेडिकेट करूँगा, ठीक है। तो इस ग्राफ के बारे में जो भी ये सब इसने बोला है यहाँ पे ग्राफ को स्टडी कैसे करेंगे, क्या करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट पोर्शन को मैं छोड़ रहा हूँ। जैसे x और t के बीच में ग्राफ है और x चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये रेस्ट में है, ठीक है। यहाँ पे x चेंज हो रहा है लेकिन उसका एक पार्टिकुलर पैटर्न है, इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल ऐसे गया है।
तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन में है। यहाँ पे पोजीशन में चेंजिंग हुआ, बहुत टाइम बाद हुआ और फिर उसके बाद में जाते 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 पोजीशन चेंज रुक गया। इसका मतलब पहले ये चली है, ये कार जो भी ऑब्जेक्ट होगा, और बाद में जाके वो रुक गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम पोजीशन टाइम ग्राफ को पढ़ के भी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको आपको एग्जैक्ट पूरा बढ़िया से पोजीशन टाइम ग्राफ और ये सब जितने भी ग्राफ पॉसिबल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कब हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, किसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहेंगे। इसमें कहा गया कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन कन्वर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में हम देखेंगे कि यदि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस यदि कोई ट्रेवल करता है तो हम उसे यूनिफॉर्म कहेंगे। इसके लिए भी मैं एक एनिमेशन तैयार किया हूँ, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और ये पोजीशन ग्राफ के बारे में बात कर रहा है जो अभी इसेंशियल नहीं है। मैंने बताया कि आपको पोजीशन ग्राफ कैसे बताएंगे, और ये कंसीडर करने के बाद ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब चीज़ नेक्स्ट उसका टारगेट है, नेक्स्ट लेक्चर का टारगेट है। तो आज का काम सिर्फ और सिर्फ आपका ये रहा कि आप क्या करो कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ये कमेंट में बताओ। इसको ग्रुप में आके भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट में बस सारा ऐसा लिखना शुरू कर दो, ABC ऐसा करके। और जो रिक्वेस्ट मैं रोज़ करता हूँ, आज भी रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन को प्लेटफॉर्म एक बढ़िया बनाइए। ठीक है, कमेंट करते रहेंगे तो बाकी बच्चों के पास भी ये लेक्चर पहुँचेगा। ठीक है, और बाकी जितने भी पर्सनल डाउट्स होंगे, जितने भी मेंस के क्वेश्चंस होंगे, नीट के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे चीज़ हम ग्रुप में सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, उसका क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा कि किस लेवल का होता है, क्या होता है, और जैसा हम करते हैं NCERT में डीप डाइव भी करेंगे और लाइन टू लाइन भी पढ़ेंगे, ताकि आपका कोई भी चीज़ अछूता ना रह जाए। मतलब आप यदि मेरे से जुड़े हो थ्रू आउट अपने 2 ईयर 11th एंड 12th, तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप यदि आपने जो मैं इंस्ट्रक्शन देता जा रहा हूँ आपने किया, तो कोई भी कंपटीशन, कोई भी स्कूल का एग्ज़ाम आपके लिए हर्डल नहीं होगा। आप बहुत स्मूथली उसे क्या कर सकते हो, पार कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।